नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हमारे उन तमाम संवाददाताओं के बारे में जो ग्राउंड जीरो से आप तक हर अपडेट पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले अभिषेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे, राजधानी दिल्ली की खबरें देंगे। दीपक चौबे भी दिल्ली से जुड़ेंगे, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से जुड़ेंगे, गौरव मिश्रा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ेंगे, रवि सर्राफ राजधानी दिल्ली से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, संजीव राय पटना से जुड़ेंगे, वहीं दीपक चावला जयपुर की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, अभिनव पांडे लखनऊ से हर जानकारी पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मदन मोहन वाराणसी से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। लूटपाट के दौरान 4 लोगों को गोली मार दी गई है। महिला से चेन स्नैचिंग के दौरान गोली मारी गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। पटना से यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। महिला से चेन स्नैचिंग के दौरान गोली मारी गई है महिला को। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पटना में बदमाशों का तांडव देखिए किस कदर देखने को मिल रहा है। लूटपाट के दौरान 4 लोगों को गोली मार दी गई। पिछले कुछ समय की अगर बात कर लें तो बिहार में क्राइम रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो सवाल उठा रही है सुरक्षा पर, कानून व्यवस्था पर, और खासकर पटना से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है जहां पर कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की में भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही मची हुई है। भूकंप से अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के कारण अब लोगों में दहशत का माहौल बनने लगा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तुर्की में भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए हैं। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उससे अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 3 साल में तुर्की की धरती पर 33,000 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि एक तरफ राहत बचाव कार्य चल रहा है और दूसरी तरफ भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में राहत बचाव कार्य जो है उसमें भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तमाम समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि खराब मौसम की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी आ रही थी। फिलहाल मलबे को हटाने का कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। अभिषेक, देखिए जब से ये भूकंप आया है, विनाश लीला देखी है, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ राहत बचाव कार्य चल रहा है और दूसरी तरफ भूकंप आने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। यानी आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं। ऐसे में राहत बचाव कार्य जो कर रहे हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि राहत बचाव कार्य में जुटे या फिर पहले जो भूकंप आ रहा है उसके विनाश को देखें। बिल्कुल, देखिए चारुल, जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, आज अब से कुछ देर पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि इसकी तीव्रता जो है वो काफ़ी कम रही है। तो जो नुकसान हुआ है वो पहली बार जब भूकंप आया था 7.8 की जो तीव्रता रही थी, उसके बाद जो नुकसान हुआ है उससे तुर्की को उबर पाने में और सीरिया को उबर पाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। लेकिन ये आफ्टर शॉक्स हैं और उसमें तीव्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग अब अपने घरों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो अपने घर जा ही नहीं रहे हैं और सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में आप सोचिए कि जहां पे तापमान काफ़ी कम है, उस स्थिति में लोग अपने घर इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं उसकी वजह से उनके मन में एक भय ये भी है कि अगर तीव्रता इसकी कहीं ज्यादा हुई तो फिर नुकसान
और ज्यादा हो सकता है और अपनी जिंदगी से हर किसी को प्यार होता है। और यही वजह है कि आप देखिए जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो 40 घंटे बाद, 50 घंटे बाद, 60 घंटे बाद निकाले जा रहे हैं मलबे के नीचे से। कुछ जिंदगी ऐसी है जो 3 महीने की एक मासूम बच्चे की जिंदगी को जो रेस्क्यू टीम है उसने बचाया। तो जिंदगी की जंग वहां पे सभी लोग लड़ रहे हैं जो मलबे के नीचे दबे हैं, और वो तमाम लोग जो आज अपने घर जाने को तैयार नहीं है सिर्फ इस वजह से क्योंकि लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि तुर्की में सारी चीजें पटरी पे जल्द से जल्द लौटें। पूरी दुनिया सहायता के लिए आगे भी आ रही है, तो उम्मीद बस यही कर सकते हैं। बाकी आफ्टर शॉक्स जो हैं वो कब तक आते रहेंगे ये कोई जानता भी नहीं है। बिल्कुल। अभिषेक, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार वहां पर चल रहा है। काफ़ी तस्वीरें ऐसी आई जिन्हें देखकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आई, जिस तरह आपने जिक्र भी किया। वो बच्चा जो पानी पीता है उस तस्वीर को देखिए सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने उसे देखकर काफ़ी खुशी जाहिर की कि एक आस जो है वो कहीं ना कहीं देखने को अभी भी मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे मलबा हटाने का कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, मौत का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम कहें संख्या की तो अब ये 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये अभी और आगे बढ़ेगा। ये क्रूर सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी तक की जो स्थिति है करीब 12,000 लोगों की मौत तुर्की में हुई है और करीब 3,000 लोगों की मौत जो है वो सीरिया में हुई है। दोनों देशों को अगर मिला ले तो 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और जो आंकड़ा है ये और बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जितनी इमारतें गिरी हैं और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हैं, काफ़ी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो धराशायी होगी, पूरी तरीके से धराशायी हो गई। तो अब उसके नीचे जो जिंदगियां दबी हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा चारुल की उम्मीद हम बस यही करेंगे कि ये मौत का आंकड़ा रुक जाए, लोगों की जिंदगी बचा ली जाए जो आज भी मलबे के नीचे दबे हैं, उन्हें बचा लिया जाए। लेकिन इसकी उम्मीदें जैसे जैसे वक्त गुजरेगा धीरे धीरे उम्मीदें कम होती जाएंगी। हाँ, दिल को सुकून देने वाली कुछ तस्वीरें, जैसा आपने एक तस्वीर का जिक्र किया कि एक बच्चा जो है मलबे के नीचे से निकाला गया, उसे पानी पिलाते हुए जो वहाँ पे रेस्क्यू कर्मी हैं, तो वो तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं, लोग उसकी सराहना भी कर रहे हैं और भगवान को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 3 महीने के एक बच्चे को निकाला गया, ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें निकाला जा रहा है मलबे के नीचे से, वो सुरक्षित हैं। तो ये राहत की बात जरूर है, लेकिन जैसे जैसे मलबा हटेगा ये मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा। कहां जाकर रुकता है ये देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब होना है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कल जमकर निशाना साधा था। आज राज्यसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए लोकसभा में राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस दौरान पीएम ने शेर और शायरी के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। वो आज राज्यसभा में भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जवाब देने वाले हैं और इस बात की घोषणा सभापति जगदीप धनखड़ ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा पर आज दोपहर प्रधानमंत्री 2 बजे जवाब देंगे। हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, कल लोकसभा में जो तस्वीरें आई, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह राहुल गांधी ने तमाम सवाल खड़े किए थे उनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और हुआ भी वैसा ही। और इस बीच अब ये कहा जा रहा है कि आज 2 बजे राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री जवाब देंगे। जी बिल्कुल चारुल, अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति ने 31 जनवरी को अपना अभिभाषण शुरू किया था, दोनों सदनों को संबोधित किया था। उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले लोकसभा में और आज 2 बजे राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोलेंगे। और जिस तरीके से लगा था, देखिए कल लोकसभा में उन्होंने बिना नाम लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे राहुल गांधी खुद हो, उनको किस तरीके से उनके बयान को कटाक्ष किया और कहा कि किस तरीके से आप लोगों ने कहा अमृतकाल का बजट है, या फिर उन्होंने शेरो शायरी के तौर पर बिल्कुल ही जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगा रहे थे उनका जवाब दिया।
हालांकि उन्होंने अडानी और अंबानी पे कुछ नहीं बोला। जिस तरीके से लगातार विपक्ष कह रहा था कि हम चाहते हैं कि अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोले, हालांकि प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए ही बहुत कुछ बोल दिया। और साफ बात है, देखिए जब बीच बीच में लगातार जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे तो अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह, उन्होंने भी जवाब दिया कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो दीजिए। तो जिस तरीके से देखिए कल जो प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला था, आज वही बात देखते हैं कि राज्यसभा में जब वो राज्यसभा में बोलेंगे तो आखिर जो उम्मीद लगाए रखे है कांग्रेस की राज्यसभा में वो बयान देंगे, अडानी पर बोलेंगे। लगातार जो एक हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो उसको भी लेकर आज विपक्ष भी चाहता है कि वो बयान दे। हालांकि कल भी बिना बोले प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बोला था, शेरो शायरी के तौर पर। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हवाला दिया था कि किस तरीके से लोगों का पैसा डूबा है, चाहे सबसे अहम मुद्दा है विपक्ष जिसे लेकर लगातार सरकार का घेराव कर रहा है। अगर उस पर जवाब नहीं दिया जाएगा तो विपक्ष लगातार उस मुद्दे को उठाता रहेगा। और आपने देखा था कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैं हर बिजनेस में इस वक्त अडानी का नाम सुन रहा हूं, मैं जिस सड़क पर चलता हूं उसके बारे में पूछता हूं किसने बनाई तो नाम आता है अडानी। यानी अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार का घेराव हो रहा है, ऐसे में यह जरूरी है कि उस मुद्दे पर भी जवाब दिया जाए। बिल्कुल, देखिए और इससे पहले जब अगर बात की जाए तो जब राहुल गांधी ने सदन में बोला था तो उन्होंने डायरेक्टली आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए थे कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों छुपा रहे, आखिर प्रधानमंत्री क्या अडानी को अपने साथ विदेश लेके गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो श्रीलंका का जिक्र खुद राहुल गांधी ने अभी भाषण में किया था कि किस तरीके से वहाँ की जो सरकारें हैं वो अडानी को प्रोजेक्ट दे रही हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में हो या फिर जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी में जिस तरीके से उनको मनमाने तरीके से टेंडर दिया, उसको लेकर लगातार राहुल गांधी आरोप लगाते रहे। हालांकि अगर बात की जाए तो सरकार हो या सरकार के जो नुमाइंदे हो, खुद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्होंने भी कहा कि अगर कोई सबूत है आपके पास तो लेके आइए। कल देखिए, कल जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने इस पे एक लेटर लिखा उन्होंने और कहा कि ये जो पूरे जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसको सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने उसका जो राहुल गांधी ने बोला था उसको सदन से हटा भी लिया गया है। पर लगातार जो विपक्ष है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री खुद बोले, आखिर अडानी पर ही सरकार इतना मेहरबान क्यों है। तो लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी या पूरा विपक्ष जो एकजुट है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए लगातार कल ये चर्चा हुई थी कि ठीक है राहुल गांधी बोले तो आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो कोई वॉकआउट नहीं करेगा, कोई शोर शराबा नहीं करेगा। और जिस तरीके से शांति से प्रधानमंत्री की सभी ने बातें सुनी, क्या आज वही बात प्रधानमंत्री की राज्यसभा में सुनी जाएगी? क्योंकि लगातार अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री कल बातें किए उसके बाद राहुल गांधी बाहर निकलते और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे वही हुआ। तो क्या इस बार जब आज प्रधानमंत्री 2 बजे बोलेंगे तो अडानी को लेकर या फिर जो आरोप लग रहे हैं चाहे वो मोदी सरकार पे हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हो, वो कितना जवाब देते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि विपक्ष जवाब चाहता है अडानी के मुद्दे पर, लेकिन इंतजार यही है कि आज प्रधानमंत्री जब 2 बजे बोलेंगे राज्यसभा में तो क्या वो अडानी के मुद्दे पर भी जवाब देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने की मांग को लेकर हलफनामा दायर किया गया है। 2020 में दायर याचिका पर हलफनामा दाखिल किया गया है। मुस्लिम महिला मस्जिद में आने के लिए स्वतंत्र हैं, बोर्ड की ओर से कहा गया था। 5 वक्त की नमाज महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है, ये महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हैं या फिर नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दूसरी याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दायर किया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने का निर्देश देने की मांग की है। बोर्ड ने कहा कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं को के मस्जिद में प्रवेश करने पर कोई पाबंदी नहीं है। महिलाएं मस्जिद जमात के साथ नमाज भी अदा कर सकती हैं। बोर्ड ने इस्लामिक ग्रंथ का संदर्भ में कहा कि मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश करने और अकेले या सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बोर्ड ने बताया कि महिला और पुरुष के एक ही में एक साथ नमाज अदा करने पर मनाही है। बोर्ड ने कहा कि अगर संभव हो तो मस्जिद की प्रबंधन समिति परिसर के अंदर महिलाओं के लिए अलग इंतजाम करे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता ने मक्का में
लैक्सटोन के आसपास तवाफ का उदाहरण दिया गया, वो नमाज की अदायगी के हवाले से गुमराह करने वाला है। शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, देखिए, एक मांग की गई है कि अगर इस्लाम में बात कर लें, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि इस्लाम में इजाज़त नहीं दी गई है महिलाओं को नमाज अदा करने की मस्जिद में, लेकिन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इजाज़त तो है लेकिन एक साथ नहीं कर सकते हैं नमाज। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। नमाज पढ़ने की कोशिश की या उसमें जाने की कोशिश की तो उन्हें अलग अलग समय पर रोका गया है। मुंबई की जो हाजी अली दरगाह है उसमें भी ये प्रकरण एक बार सामने आया है। इसी तरीके से देश की अलग अलग मस्जिदें हैं जहां पर महिलाओं को नमाज पढ़ने या भीतर जाने से अलग अलग समय पर रोका गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक हलफनामा पहले दिया गया था और उसके बाद एक और अब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद में किसी तरीके से महिलाओं के प्रवेश पर या उनके नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है। इस्लाम में इस बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इतना ज़रूर है कि चूंकि एक पर्दे का चलन है, इस लिहाज से अगर पुरुष अलग से नमाज अदा करते हैं और महिलाएं अलग से नमाज अदा करती हैं, यानी दोनों के नमाज अदा करने की जगह अलग अलग होती है, बैठने का जो नमाज अदा करने का जगह है उसका बाइफर्केशन हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूर कहा गया है। बाकी पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है हलफनामा दे करके कि इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है कि महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती या वो नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। बिल्कुल शेखर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, ये मांग तो कर ली गई है बोर्ड की ओर से, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि कुछ मौलानाओं ने लगातार इस बात का विरोध किया है और इस्लाम में खासकर देखिए आपने देखा होगा कि कई तरह के विरोध किए जाते हैं, यहाँ तक कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाना तो अलग बात है, शिक्षा को लेकर, पहनावे को लेकर कई बार विरोध दर्ज कराए गए हैं। अब अगर हम इस मामले में देखें तो आगे क्या उम्मीद जताई जाए? आज किस तरह से हलफनामा जो दायर किया गया है उस पर कोर्ट किस तरह से विचार कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि हर धर्म में कभी ना कभी या हर समाज में कुछ ना कुछ अपनी तरह के ऐसे मसले रहते हैं जिसको लेकर के एक समाज सुधार या एक सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। अलग अलग धर्मों में इस तरीके के करेक्शंस अलग अलग समय पर हुए हैं, कभी कानून बना करके, कभी सामाजिक रूप से उस चीज़ को बहिष्कार करके, कभी एक आम सहमति बना के, वगैरह वगैरह। अभी मौजूदा दौर में हम देखें तो जो 3 तलाक की प्रथा है उसमें कानून बना है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो इस तरीके से सरकार का एक इनिशिएटिव आया जिसका अपनी तरह से विरोध हुआ, जिसका अपनी तरह से लोगों ने समर्थन किया, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान में वो कानून आ गया। इसी तरीके से जो पर्दा प्रथा है, आप देखिए कि फ्रांस है, इनफैक्ट तुर्की जहां अभी कुछ दिनों पहले भूकंप आया था, बहुत सारी ऐसी जगह, इस्तांबुल आप चले जाइए, इसके अलावा कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बुर्का पहनने की कोई प्रथा नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि एक कमीज़ और पठानी सूट पहन करके ही लोग नमाज पढ़ने अक्सर जाते हैं, वो चीज़ें भी नहीं है। लोग पैंट शर्ट पहने हैं, टोपी लगाए हैं, अलग अलग ड्रेसेस में हैं, कोट सूट पहने हैं, तो भी वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं। मस्जिदों में इस तरीके की कोई उनको पाबंदी नहीं दिखाई देती। यूक्रेन में ये स्थिति है। अभी हमारे बहुत सारे साथी जब वॉर कवर करने गए थे, वहाँ से हम लोगों ने रिपोर्ट्स देखी हैं। तो इस तरीके की चीज़ है। दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारी पाबंदियाँ ऐसी हैं जिसको हिंदुस्तान में तो हम देख पाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर वो उस तरीके से नहीं है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के समाज के भीतर, मुस्लिम समाज के भीतर अलग अलग समय पर चर्चा चलती है, और जब कोई चीज़ अति से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस देश की सरकार कानून बना करके किनारे करती है उसको। जैसे फ्रांस में आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उससे हाइड होती है, तो उसको वहाँ की सरकार ने कानून बना करके बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। आप चाइना चले जाइए, वहाँ पर तो बाकायदा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है और उनको तमाम चीज़ें वो बताई जाती हैं जो चाइना के हिसाब से फिट नहीं है। बिल्कुल शेखर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे लोगों को रौंद दिया है। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर सड़क पार कर रहे लोगों को रोडवेज बस ने रौंद दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए गए हैं।
ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे लोगों को रौंद दिया है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 घायल। थाना बादलपुर अंतर्गत रात 11:30 बजे हीरो मोटर्स कंपनी के वर्कर जो कि नाइट शिफ्ट के लिए जा रहे थे, नोएडा डिपो की बस से टक्कर हो गया, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अस्पताल भेजा गया। बस को कब्जे में लिया गया है। एक व्यक्ति की दौरान इलाज मृत्यु हुआ है। 3 लोगों को दिल्ली रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और रोडवेज बस ने यहां पर सड़क पार कर रहे 4 लोगों को रौंद दिया। 3 लोग घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक और बड़ी खबर, यूपी पुलिस के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई है। वर्दी में वीडियो बनाकर अपलोड करने पर रोक लगा दी गई है। पुलिसकर्मी अब रील्स बनाकर शेयर नहीं कर सकेंगे। महिला की गरिमा के विपरीत नहीं कर सकते हैं कमेंट। डीजीपी डीएस चौहान की मंजूरी के बाद ये पॉलिसी जारी की गई है। बड़ी खबर, यूपी पुलिस के लिए मीडिया पॉलिसी जारी की गई है, सोशल मीडिया पॉलिसी। वर्दी में अब वीडियो बनाकर अपलोड करने पर रोक लगा दी गई है, यानी अब कोई भी पुलिसकर्मी रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर पाएगा। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से पहला टेस्ट मैच होना है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सूर्य कुमार, श्रीकर भरत टेस्ट डेब्यू करने वाले हैं। वहीं नागपुर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया खेल रही है। अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल टीम में शामिल किए गए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला टेस्ट मैच होना है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। सुबह 9:30 बजे से ये मैच शुरू होना था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सूर्य कुमार, श्रीकर भरत टेस्ट डेब्यू करने वाले हैं। नागपुर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये पहला टेस्ट मैच है। 3 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया इस बार खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। एक और बड़ी खबर, आज से पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की पहली बैठक होनी है। 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में ये बैठक होनी है। बैठक में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में ये बैठक होनी है, जिसमें ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर चर्चा की जानी है। पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की ये पहली बैठक है। 3 दिवसीय ये बैठक रहेगी और इस बैठक में ब्लू इकोनॉमी को लेकर देखिए बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा होनी है। आज से पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की पहली बैठक 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में यह बैठक होनी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली महिला कांग्रेस की आज आक्रोश रैली होनी है। जंतर मंतर पर इस रैली का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे ये रैली निकाली जाएगी। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करेगी कांग्रेस।
महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियां की जा रही हैं। सुबह 11 बजे ये रैली निकाली जाएगी। सरकार के खिलाफ महंगाई पर हल्ला बोल आज नजर आएगा। जंतर मंतर पर यह हल्ला बोल किया जाएगा। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियां विपक्ष देखिए कर चुका है। लगातार इसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली महिला कांग्रेस आज आक्रोश रैली निकालेगी। दिल्ली महिला कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे का वक्त जब ये रैली निकाली जाएगी। महंगाई के खिलाफ सरकार पर हमला बोल। इस हल्ला बोल में महंगाई एक प्रमुख कारण जिसको लेकर सरकार का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा भी देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके जरिए सरकार का घेराव किया जाएगा। एक तरफ हम सत्र में भी देख रहे हैं कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ रहे हैं। रवि, आप लगातार कांग्रेस को कवर करते हैं और ऐसे में देखिए सबसे अहम चीज कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव कर रही है। ऐसे में आज महिला कांग्रेस की आक्रोश रैली को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल चारुल, देखिए 11 बजे से महिला कांग्रेस की आक्रोश रैली दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो जाएगी। मुद्दे कई सारे हैं, पर जो प्रमुखता से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इस बजट में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बड़ा कदम बजट के जरिए नहीं उठाया गया है। तो ये दो प्रमुखता से जो मुद्दे हैं वो महिला कांग्रेस की तरफ से आज एड्रेस किए जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार अडानी मसले पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, उसकी भी एक बानगी जो है महिला कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में नजर आएगा, क्योंकि उनका कहना है कि LIC और SBI के जो पैसे हैं वो अडानी के कंपनीज में जो निवेश किए गए हैं वो गलत तरीके से निवेश किए गए, उसका भी हम विरोध करते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका आज विरोध महिला कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा और देश भर से महिला कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया गया है और 11 बजे से प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और आक्रोश रैली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए पहले पूरे देश भर में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध प्रदर्शन किया। आज महिला कांग्रेस की तरफ से आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। तो विरोध का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि महिला कांग्रेस का ये मांग है कि महंगाई के खिलाफ में सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बजट के जरिए जो है उन्हें कुछ महिलाओं को नहीं मिला है। महिला सुरक्षा की जो बातें की जाती थी वो आज भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस की तरफ से रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है कि इस आक्रोश रैली में वो भी शामिल हो। तो कई सांसद और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस आक्रोश रवि, अगर देखा देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि जो योजनाएं चलाई जाती हैं उससे 80% योजनाएं जो है महिलाओं के लिए चलाई जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि जब बजट पेश किया गया तो ये कहा गया कि हम उस दौर से निकल चुके हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, यानी अब हम बेहतर स्थिति में है। उसके बावजूद हमने देखा कि कल रेपो रेट बढ़ा दिया गया। यानी ये कहा जाए कि महंगाई को लेकर जो कहा गया था कि अब कम की जाएगी और जो उम्मीद भी थी, जब उम्मीद पूरी नहीं हुई है तो इसी के विरोध में ये प्रदर्शन होना है। बिल्कुल, देखिए जो बजट को लेकर महिला कांग्रेस की तरफ से एक बात कही जा रही है कि जो महंगाई पर लगाम लगाने की बात हो रही थी, गृहिणियों को जो राहत देने की बात हो रही थी, उन तमाम चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ है इस बजट के जरिए, यानी कि महिलाओं को राहत नहीं दिया गया। और दूसरी बड़ी बात ये कही जा रही है महिला सुरक्षा, कि महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे ये कहा जाए कि देश भर की महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं। इसलिए जो है महिला कांग्रेस आज आक्रोशित है और आक्रोश रैली निकालने की कोशिश की जा रही है। और 11 बजे से आप देखेंगे कि आक्रोश रैली में कांग्रेस के बड़े नेता, कार्यकर्ता, देश भर से नेताओं को इकट्ठा किया गया है, वो नजर आएंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार अडानी के मसले को लेकर आक्रामक है, संसद से लेकर सड़क तक। उसी कड़ी में इस प्रदर्शन को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद कई
कांग्रेस पार्टी के संगठन ने विरोध प्रदर्शन जताया और अब महिला कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। तो उस कड़ी को, उस मोमेंटम को, जो विरोध का जो एक कड़ी है उसे बनाए रखने के लिए आप देख रहे हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी जब हम सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तब भी उन्होंने अडानी का कई बार जिक्र किया, LIC SBI के बारे में जिक्र किया और JPC की मांग की। तो कांग्रेस अपने मांग को लेकर अड़िग है। एक मांग बार बार उठाई जा रही है कि JPC की जांच गठित की जाए। कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और आज भी तमाम नेता कह रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये भी एक आक्रोश रैली है। अडानी के मसले पर, महंगाई पर, महिला सुरक्षा को लेकर आक्रोश रैली किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन रवि आपको याद होगा कि जब उपराष्ट्रपति की ओर से भी कहा गया था कि अगर कांग्रेस का बस चले तो मुझ पर भी वो JPC लगा सकते हैं। तो फिलहाल देखिए जो भी मांगे हैं वो कांग्रेस लगातार उठा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को देने के लिए। आज महिला कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा राजधानी दिल्ली में सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने तमाम मुद्दों को लेकर, महंगाई हो, कानून व्यवस्था और इसके साथ ही अडानी के मुद्दे पर लगातार सरकार का घेराव किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि छपरा के बाद नालंदा में भी पीट युवक की हत्या की गई है। बीमार मां के लिए पैसा उधार लेने गया था यह युवक। पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज कर कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। नूरसराय थाना इलाके के जलालपुर गांव का यह पूरा मामला है। नूरसराय थाना इलाके के जलालपुर गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि युवक अपनी बीमार मां के लिए पैसे उधार लेने गया था। युवक को उधार पर पैसे देने के नाम पर कुछ युवकों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान निरंजन कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर नालंदा के सदर GSP डॉक्टर शिल्पी नोमानी सदर अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने बताया कि जलालपुर गांव में युवक को कुछ लोगों ने पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। के लिए कर्ज वाला पैसा लाने के लिए गया हुआ था। फिर इसके साथ कुछ मारपीट की घटना घटित हुई। परिजन ने उसे पहले लोकल में ट्रीटमेंट करवाया, फिर सदर अस्पताल में इलाज के कारण उसकी मृत्यु हुई है। सूचना मिलते ही हम लोग पहुँचे हैं, तो उनके परिजन से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। घटना मारपीट की घटना घटित हुई है। कुछ लड़कों के बारे में इनके परिजन का कहना है, उन लोगों ने बुलाया था और फिर मारपीट हुई है। अभी सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान और जो परिजन है उनका बयान और अन्य जो बिंदु है अनुसंधान का, उसके बाद ही सारा बिंदु स्पष्ट होगा। संजीव राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, कहा जा सकता है पिछले कुछ महीनों में, दिन नहीं महीनों में, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज ही हमने देखा कि पटना में किस तरह से बदमाशों का तांडव देखने को मिला और उसके बाद अब ये खबर हम देख रहे हैं जहां पर नालंदा में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हाँ बिल्कुल चारू, देखिए आपने जो कहा है सवाल, पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर कह रहे हैं कि समाधान हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि पटना में कुछ देर पहले की जो वारदात है उसमें जो बातें आ रही है कि 4 लोगों को गोली मारी है, छिनतई की घटना हुई और पौष इलाके में। दूसरा सारण से अपडेट दे दूं कि सारण में जो पीट कर हत्या हुई थी उसमें इंटरनेट सेवा 10 तारीख के लिए ठप कर दी गई है और लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। उसमें दूसरे युवक की भी मौत हो गई है। वहीं नालंदा में अभी जो जानकारी मिल रही है कि नूरसराय दरियावा जो मुख्य मार्ग है उसको पूरी तरह से बाधित किया गया है, उसको जाम कर दिया गया और जिस युवक की पीट कर हत्या की गई है उसमें अभी तक पुलिस को जो छापेमारी की है उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि देखिए बिहार में इस तरह का जिस तरह से अब तांडव हो रहा है कि कहीं भी अपराध को लोग अपने हाथ में ले रहे हैं और जिस तरह से पीट कर हत्या हो रही है, कहीं भी बेलगाम होकर अपराधी बेखौफ होकर गोली चला रहे हैं, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जिस तरह से समाधान यात्रा कर रहे हैं, इन सब सवालों के जवाब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देना होगा क्योंकि सूबे के मुखिया है। और ऐसे में जिस तरह से अपराध का तांडव हो रहा है, पुलिस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी सख्त कानून व्यवस्था के बाद आखिर अपराधी हो या फिर जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है उसको कैसे रोका जाए। चारू संजीव, लेकिन देखिए प्रदेश में जब हम एक तरफ देखें कि मॉब लिंचिंग की जा रही है, हम देखें कि कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है, शराबबंदी का मजाक बनाया जा रहा है, सुरक्षा के नाम पर मजाक हो रखा है, ऐसे में मुख्यमंत्री आखिर किस चीज़ का समाधान करने के लिए निकले थे? ये एक ऐसी समाधान यात्रा थी जिसमें जनता त्रस्त है लेकिन वो नाम के लिए समाधान यात्रा निकालते हैं। बिल्कुल चारू, देखिए जिस नीतीश कुमार को जाना जाता था कि न्याय के साथ कानून व्यवस्था, लेकिन
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध की घटनाएं बेलगाम हो गई हैं। नए डीजीपी के आने के बाद यह दावा था कि बिहार में सख्ती से कानून व्यवस्था को बरकरार किया जाएगा। देखिए, जमीनी विवाद हो या फिर मॉब लिंचिंग का मामला हो या अपराध हो, ये घटने का नाम नहीं ले रहा। और आपने खुद ही कहा कि पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड आप निकाल लें तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं आई उसमें जमीनी विवाद में जो जिस तरह से गोलीबारी की घटनाएं आई है, उसके बाद मॉब लिंचिंग की घटनाएं आई है, अपराधी बेलगाम है। तो अब कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार जी को जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हर चीज का समाधान हो, तो जनता सबसे पहले चाहती है लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से लागू हो, ताकि कोई भी लोग, चाहे वो कोई भी अपराधी हो या मॉब लिंचिंग की घटना हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यही कारण था कि सारण के मामले में 10 तारीख तक इंटरनेट सेवा ठप की गई है, ताकि वहां की व्यवस्था को सुचारू किया जाए। नालंदा में जिस तरह से देखिए, जो युवक जा रहा था अपनी मां के इलाज के लिए, उसके 25 अज्ञात लोगों ने जिस तरह से पीट कर हत्या की, उस पर FIR दर्ज हुआ और अब जो है छानबीन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समाधान यात्रा के साथ साथ बिहार के समाधान, ये जो मामला है उस पर समाधान के लिए किस तरह से उपाय किया जाए, ये सोचना होगा। और दूसरा, पुलिस जो शराबबंदी के पीछे है, देखिए शराबबंदी लागू हो ये सब चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ पुलिस को अपराध भी देखना होगा, पुलिस को मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखनी होगी। सिर्फ निलंबित कर देने से ये मामला हल नहीं होगा, क्योंकि यही देखा जाता है कि जिस तरह से अपराध बढ़ते हैं तो थाना प्रभारी को निलंबित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको लेकर एक कह सकते हैं कि गंभीर ये विषय है और इसको लेकर आप देखना होगा कि मुख्यमंत्री कई विषय इस पूरे गंभीर हो मामले को चुके लेकर क्या करते हैं हैं। संजीव, लेकिन मुख्यमंत्री को विचार करना पड़ेगा। राज्य की स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, जैसलमेर में आज से वायुसेना के कमांडर्स का सम्मेलन होना है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान के कमांडर्स का 2 दिवसीय सम्मेलन है। वायुसेना प्रमुख 10 फरवरी को संबोधित करेंगे। जैसलमेर एयरबेस पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पहली बार फील्ड स्टेशन पर सम्मेलन हो रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में आज वायुसेना के कमांडर्स का सम्मेलन हो रहा है। जैसलमेर एयरबेस में आज और कल आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में दक्षिण पश्चिम वायु कमान के कमांडर्स मौजूद रहेंगे। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सम्मेलन में कल कमांडर्स को संबोधित करेंगे। वायुसेना प्रमुख के साथ वायुसेना परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष नीता चौधरी भी होंगी। वायुसेना प्रमुख राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित वायुसेना स्टेशन के कमांडर्स के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विक्रम सिंह और वायुसेना परिवार कल्याण संघ की क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरती सिंह भी मौजूद रहेंगे। पहली बार है कि कमांडर्स का सम्मेलन दक्षिण पश्चिम वायु कमान के मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात से दूर एक फील्ड स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। तो आज से वायुसेना के कमांडर्स का सम्मेलन शुरू हो रहा है। पहली बार फील्ड स्टेशन पर देखिए ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। पहली बार ऐसा है कि फील्ड स्टेशन पर इनका आयोजन हुआ है सम्मेलन का। जैसलमेर में आज से वायुसेना के कमांडर्स का सम्मेलन शुरू हो रहा है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। वायुसेना प्रमुख 10 फरवरी को संबोधित भी करेंगे। जैसलमेर एयरबेस पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई विकास योजनाओं का यहां पर लोकार्पण करेंगे। 10 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ भी है। शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर रहेंगे। आज से ये लखनऊ दौरा शुरू हो रहा है। 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं और यहां पर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 10 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ है। शुभारंभ कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
आज से लखनऊ दौरा शुरू होगा और यहां पर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। शुभारंभ कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे, जो कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। दस फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी शुभारंभ होना है। शेखर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद हैं, ये उनका संसदीय क्षेत्र है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो विकास परक हैं और उनका लोकार्पण राजनाथ सिंह के जरिए किया जाना है और 10 फरवरी को वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी हिस्सा लेंगे, जब प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। आज जो उनका बड़ा कार्यक्रम है वो ये है कि शहीद पथ है लखनऊ में, जो एक पूरे लखनऊ को पूरा रास्ता जोड़ता है। उसमें जो एरोड्रम की तरफ यानी हवाई पट्टी की तरफ जो रास्ता जाता है, उस जगह का जो पुल बना है उसका वो लोकार्पण करेंगे। ये पुल भी बड़ा मायने रखता है। इसमें काफ़ी लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, उनको एलडीए ने मुआवजा दिया है। बीच में कुछ तालाब और धार्मिक स्थल भी पड़ते थे, जिसको लेकर के स्थानीय जो ग्रामवासी हैं उन्होंने अपनी तरह तरह से आपत्तियां लगाई थी। तो ये ब्रिज बनाने में भी काफ़ी सेतु निगम को काम करना पड़ा है। कुछ जगहों पर रेलवे ब्रिज की तरीके से गार्डर डाल करके उसको जोड़ा गया है, कुछ जगहों पर वो सीमेंटेड है, कुछ जगहों पर पिलर दिए गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इस पुल का निर्माण किया गया है और लंबे समय से ये लंबित था। इसके साथ में बनने वाले पुल जो हैं वो काफ़ी पहले तैयार हो गए, जिनका लोकार्पण भी हो चुका है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब राजनाथ सिंह जो सांसद हैं लखनऊ से ही, वो इस अमौसी एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल शेखर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि 10 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होना है, उसको लेकर भी रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक ऐसा मौका है जब उत्तर प्रदेश आर्थिक लिहाज से उड़ान भरने की तैयारी में है। खुद मुख्यमंत्री जब त्रिपुरा के दौरे से लौटे तो उन्होंने बीती रात इस पूरी तैयारी का जायज़ा लिया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी उनके साथ में थे और अधिकारियों को उन्होंने कई प्रकार के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ में ट्रैफिक कम हो, इसके लिए भी कई आदेश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से। इस लिहाज से जब राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे तो ये एक जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है कि जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स हैं जब वो लखनऊ आएंगे, तो इस लिहाज से लखनऊ चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र है, वो कैसा दिख रहा है, कहीं तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, इन सारी चीज़ों की समीक्षा राजनाथ सिंह एक सांसद होने के नाते अपने स्तर से भी करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं तो 1 ट्रिलियन का भार उत्तर प्रदेश ने उठाया है। और उससे कहीं आगे बढ़ करके योगी आदित्यनाथ ने जो कैंपेन चलाया, जिस तरीके से अलग अलग देशों में, भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, छोटे बड़े उद्योगपतियों के साथ अलग अलग स्तरों पर जो बैठक हुई है, 1 विंडो सिस्टम दिया गया है, परिवेश उत्तम है उत्तर प्रदेश का और निवेश के लिए ये अनुकूल है, इस तरीके के मंत्र के साथ जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ी है, उसकी एक अग्नि परीक्षा है जिसमें तैयारियां व्यापक रूप से की गई हैं। और सांसद इसीलिए भी पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह लखनऊ, ताकि जब उत्तर प्रदेश आने वाले कल में एक नई ऊंचाई पर पहुंचे, दिखाई दे, तो उसमें उनकी आहुति भी इस यज्ञ में दिखाई दे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शेखर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर टेस्ट मैच में भारत की मजबूत शुरुआत हुई है। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिराए हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 रन पर 2 विकेट गिरे हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज 1-1 रन बनाकर आउट हुए हैं। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा 1-1 रन बनाकर आउट हुए हैं। भारत ने दमदार शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया के 2 सलामी बल्लेबाज 1-1 रन बनाकर आउट हुए हैं। नागपुर टेस्ट मैच में भारत ने बेहतरीन शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका लगा है।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट गिराए हैं। दो सलामी बल्लेबाज एक रन बनाकर आउट हुए हैं। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा एक रन बनाकर आउट हुए हैं। नागपुर टेस्ट मैच में भारत ने एक अच्छी शुरुआत की है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी के दौरे पर अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन काशी की संस्कृति और परंपरा से रूबरू होंगी। यहां पर हिलेरी क्लिंटन सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन आज वाराणसी आ रही हैं। 3 दिन के प्रवास में हिलेरी काशी की संस्कृति और परंपरा पर सामाजिक संबंध से रूबरू होंगी। इसके साथ ही विश्वनाथ धाम, सारनाथ, रामनगर का भ्रमण करेंगी। हमारे साथ सहयोगी मदन मोहन जुड़ रहे हैं। मदन, हिलेरी क्लिंटन पहुंच रही हैं, क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि आज जो है अमेरिका के विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का 3 दिवसीय जो है काशी दौरा है और आज जो है वो देर शाम जो है काशी पहुंचेंगी। इसको लेकर के कहा जाए तो आज वो निजी होटल में जो है रुकेंगी। उसके बाद कल जो है वो सारनाथ जाएंगी और सारनाथ में जाकर के वहां पे सारनाथ का भ्रमण करेंगी। सारनाथ में सारनाथ को देखेंगी, सबको देखेंगी और उसके बाद जो है वहां से जो है नौकायान कर करके जो है गंगा की घाटों को जो है वो निहारेंगी। उसके बाद जो है वो टेंट सिटी जाएंगी। टेंट सिटी के बाद जो है वो BHU जाएंगे, BHU जाकर के भ्रमण करेंगी। साथ ही है कि शाम को जो है हो सकता है कि वो गंगा आरती में भी सम्मिलित हो और गंगा आरती के जो में सम्मिलित होने के बाद जो है वो काशी विश्वनाथ में भी दर्शन करने जा सकती हैं। उसके बाद जो है यहाँ कहा जाए तो सहायता समूह की महिलाओं के साथ भी जो है वो जो है संवाद कर सकती है। तो ये वाराणसी में जो है हिलेरी क्लिंटन का 3 दिवसीय दौरा है और जिसको लेकर के अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के 4 चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है कि कोई भी जो है परिंदा पड़ न मार सके। इसको लेकर के पूरी तैयारी है और जिस तरह से कहा जाए कि काशी की छटा को जो है वो निहारेंगे और 3 दिन तक जो है वो काशी में प्रवास करेंगी और 11 तारीख को वो सुबह में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। जी चारू। बिल्कुल मदन, देखिए काशी की संस्कृति ही ऐसी है, यहाँ की परंपरा ही ऐसी है कि इसे हर कोई जानना चाहता है और इसी क्रम में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री भी पहुँच रही हैं। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी कुछ महिलाओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। हाँ जी चारू, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हिलेरी क्लिंटन आ रही हैं वो सहायता समूह की कुछ महिलाओं के साथ जो है यहाँ वाराणसी में जो है कहा जाए तो हैंडमेड जो जैसे कि खिलौने हो गए, लकड़ी के खिलौने वगैरह हो गए, चाहे कहा जाए तो मीनाकारी जो हो गया तो उसको भी जो है वो देखेंगे, उनके साथ जो है वो मिलेंगी और मिलने के साथ जो है कहा जाए तो काशी के तमाम उन जगहों पर जो ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर भी वो जो जाएंगी। तो इस तरह से कहा जाए तो हिलेरी क्लिंटन का ये दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और जिसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मतलब अलर्ट है कि जो यहाँ से संदेश लेकर के जो हिलेरी क्लिंटन जाए वो एक अच्छा संदेश लेकर के जो है ना काशी जाए। और काशी ऐसे भी जो है अध्यात्म और धार्मिक नगरी है और ऐसे जो है काशी जो है कहा जाए तो एक जो है अपना एक संदेश जो है और अपना एक छाप जो है लोगों पर छोड़ती है। तो आज ऐसी ही है हिलेरी क्लिंटन को जो है उस चीजों को जो है दिखाया जाएगा। जो टेंट सिटी, जो गंगा के उस पार जो टेंट सिटी बने हैं उस टेंट सिटी में भी वो जाएंगे। टेंट सिटी में जो है जाकर के वो टेंट सिटी को देखेंगे कि जिस तरह से कहा जाए तो उसके बाद कहा जाए तो क्रूज पे सवार होकर के वो गंगा की घाटों की छटाओं को जो है ना वो देखेंगी, गंगा के घाटों को निहारेंगी और गंगा आरती में सम्मिलित होंगी। तो इस तरह से हिलेरी क्लिंटन का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल मदन, कई मायनों में खास है ये दौरा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।